हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं IIT 45 डेज क्रैश कोर्स के मैथ के लेक्चर की सीरीज़। और हमारा पहला लेक्चर है सेट्स एंड रिलेशन। इस सीरीज़ में हम बेसिक से मैथ करने वाले हैं। हम सारे PYQs करेंगे, हम सारे बेसिक ट्रिक्स देखेंगे और हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अगर आपको मैथ नहीं आती है फिर भी आपको लेक्चर्स के एंड तक वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप उसके क्वेश्चन लगा पाओगे, आप IIT के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, पहले लेक्चर शुरू करते हैं हम सेट्स एंड रिलेशन से। ठीक है, सेट एंड रिलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम वेन डायग्राम्स देखेंगे, हम ऑपरेशंस देखेंगे सेट के, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह। फिर हम कार्डिनैलिटी देखेंगे, फिर हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर इज़ पार्ट ऑफ थोड़ा रिलेशन का। ठीक है, फिर हम रिलेशंस देखेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देख के चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने को। अगर आप विजुलाइज कर पाते हैं चीज़ों को तो ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि बिलोंग्स टू, ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, हम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल जैसे सिंबल हो गया, देयर एग्जिस्ट, ये मे भी यूज़ हो कभी कभी। फिर आपको ये सारे सिंबल्स याद रखने हैं। N से नेचुरल नंबर होता है, W से होल होता है, Z से इंटीजर होता है, Q से रैशनल और R से रियल नंबर। क्योंकि हम डायरेक्ट ये सिंबल्स यूज़ करेंगे, ना कि हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट सिंबल यूज़ किया होगा, R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर करके। ठीक है, फिर से इफ़ एंड ओनली इफ़ एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अगर आप कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, उसमें कोई कंडीशन दे रखी हो, जैसे इफ़ IFF लिखा हो, तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, कि तभी ट्रू है जबकि वो कंडीशन मैट हो, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, फिर सेट शुरू करेंगे। तो सेट होता क्या है सर, सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को हम कैसे देखें, क्या है, सब देखेंगे। सेट होता क्या है, सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कि क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन जो कि इस तरह से डिफाइंड हो कि अगर मैं आपको वो स्टेटमेंट बताऊं, मैं वो कलेक्शन दिखाऊं तो आप भी वही समझो जो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, एक सेट इस तरीके का कि जैसे मानो कि जो मैंने सोचा वही आपने सोचा वो स्टेटमेंट देख के। ठीक है, यानी जो आपके लिए है वो मेरे लिए है। ठीक है, इस तरह से वेल डिफाइंड, यानी आप कहीं पे भी चले जाओ तो उस चीज़ की डेफिनेशन नहीं बदल रही है। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 3, यानी एक सारे नेचुरल नंबर लेस देन 3 क्या होंगे, 1 और 2। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई मुझे सारे नेचुरल नंबर्स बता जो कि लेस देन 3 हैं या लेस देन 5 है, तो क्या कहेगा भाई कि लेस देन 5 में तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, किसी से भी पूछो तो वो यही बताएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो कलेक्शंस होती हैं उन्हें हम सेट कहते हैं। ठीक है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं जी, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, ऑलवेज अगर कैपिटल लेटर में आपको कुछ चीज़ें दी हैं तो वो सेट होता है। ठीक है, किस तरीके से लिखूंगा मैं कि भाई सारे नेचुरल नंबर लेस देन 3 को कैसे लिखूंगा मैं, 1 और 2। ठीक है, मैंने कैपिटल लेटर से कहा कि भाई एक सेट ए है। ठीक है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1 और 2। ठीक है, करली ब्रेसिस में लिखा है हमने, करली ब्रेसिस यूज़ करते हैं कभी भी सेट्स के लिए। ठीक है, अगर करली ब्रेसिस में कुछ चीज़ें दे रखी हैं तो वो सेट है। ये क्या होता है सर, ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी भी सेट में हम कुछ चीज़ें होती हैं सेट्स, मान लो आपने कोई बैग, आपका बैग है, बैग में बुक्स है, तो बैग एक सेट है, वो बुक क्या है, बुक उसका एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से हम सेट को दिखाते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रेसिस में लिखते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसिस में लिखेंगे, समझे? सर सेट को कितने तरीक़ों से दिखाया जा सकता है, तो सर 2 तरीक़ों से दिखाया जाता है सेट को। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज़ रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म जो कि हमने पीछे देखी, यहाँ पे क्या देखा था, ये इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। कैसे, ये देखो, जैसे मैंने कहा कि कोई सेट बी है जिसमें कि मैंने लिखा कि सारे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 5 हैं, तो उसमें क्या क्या हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4। तो ये भाई लेस देन 5 हैं ये सारे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 4 पे ख़त्म हो गए। तो ये जो है ये क्या है, इस तरीके से जब हम दिखाते हैं तो हम इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिख के सिंपल हमने ऐसे दिखा दिया, दिस इज रोस्टर फॉर्म। इसमें हमें सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखना पड़ता है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भैया एक सेट है ए
जिसमें कि मुझे लिखने हैं सारे नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 5 हैं। ठीक है, अभी हमने लिखा कि लेस देन 5, अब मैं ग्रेटर देन 5 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, 6, 7, 8, 9, 10। अरे भाई ये तो जाते जा रहा है, कहाँ तक जाऊँगा भाई, मैं इन्फिनिटी तक जाऊँगा। लेकिन क्या ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं? नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, ऐसे तो नहीं लिखते। तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई, कि मैंने कहा कि कोई सेट ए है, यही सेट है, इसमें मुझे सारे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 लिखने हैं। तो मैं कहूँगा कि मैंने एक x ले लिया, कोई एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट, वेरिएबल। ठीक है, अब इस x को मैं डिफाइन करूँगा, x सच दैट, दिस इज द सिंबल ऑफ सच दैट। ठीक है, ये जो डबल डॉट है इसको हम कहते हैं सच दैट। x एक वेरिएबल है जिसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि x क्या है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। मैंने कहा था बिलोंग टू का सिंबल याद रखना, तो ये जो ई की तरह सिंबल है इसको हम नेचुरल बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, फिर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और क्या है ये x क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो भैया मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया इस सेट को। कैसे रिप्रेजेंट किया, कि भाई कोई x एक मैं एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि सारे एलिमेंट जो हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और वो सारे एलिमेंट 5 से बड़े हैं। तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया एक सेट में, सिंपल। तो इस चीज़ को कहते हैं, इस तरीके से लिखने को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड कर रहे हैं हम थ्रू प्रॉपर नोटेशन एंड सम कंडीशंस। ठीक है, ओके। अभी सर कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी कुछ नहीं है भाई, कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ सेट। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ए कोई सेट है जो कि जिसमें सारे नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिख दिए मैंने। तो सारे नेचुरल नंबर लेस देन 5 कैसे लिखूंगा भाई, इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है भाई, इसकी कार्डिनैलिटी है 4। क्यों? क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी भाई कार्डिनैलिटी को तो ऐसे नहीं डिनोट करेंगे कि भाई कार्डिनैलिटी लिख दिया। कार्डिनैलिटी को डिनोट करते हैं हम एन ए करके, इस तरीके से कि ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, ए सेट की कार्डिनैलिटी है 4। ओके, ए सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 4 है। हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एन लिखेंगे, एन के बाद ब्रैकेट डालेंगे और उसके अंदर ए लिखेंगे, सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, वो है 4। ठीक है, समझे? अब भाई सेट तो पढ़ लिया, लेकिन सेट के बाद भी कुछ है। हाँ भाई, सेट के बाद सबसेट होता है, जो कि सेट के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। मानो कि तुम्हें एक रूम दे दिया, रूम के अंदर तुम्हारे पास चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बुक्स हैं। ठीक है, क्लासरूम है तुम्हारा, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बुक्स हैं। तो देयर इज अ सेट ऑफ चेयर, चेयर का सेट है, एक टेबल का सेट है और कुछ बुक्स का सेट है। तो ये जो 3 सेट है ना, ये इस रूम के सेट का सबसेट है। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में काफ़ी सारे रूम हैं, तो उस रूम का सेट क्या है, एक रूम का कलेक्शन क्या है, सेट है। उस सेट के अंदर कुछ सेट्स हैं जो कि चेयर के सेट हैं, टेबल के सेट हैं और बुक्स के सेट हैं। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी इसका सबसेट निकाल के दिखाओ भाई, कुछ सबसेट बताओ इसके कुछ सबसेट क्या हो सकते हैं। जैसे कि इसका सबसेट हो गया 1 2, तो भाई ये भी तो एक सेट है, सबसेट इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, सबसेट भी एक तरह का सेट है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, जो कि इसके अंदर हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही इसके अंदर भी होंगे। हो सकता है कि इसके अंदर जो हैं वो इसके अंदर ऐसा होगा कि मानो कि ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं, तो ये क्या है, सबसेट है, इसके बराबर नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अभी मानो इसका दूसरा सबसेट में क्या देखूंगा, इसका दूसरा सबसेट में लिखता हूँ 2 3 4, तो ये भी तो एक सबसेट है सर इसका, है ना, इसका सबसेट तो है ही, क्योंकि भाई ये इसका छोटा सा ही तो पार्ट है कि नहीं है, छोटा सा ही तो पार्ट है। अब सुपरसेट क्या होता है भाई, तो सुपरसेट क्या होता है, ये जो सारे सबसेट्स हैं 1 2, ये जो सबसेट हैं, इन सबसेट्स को अगर मैं एक जगह इकट्ठा कर दूं तो उस सबसेट्स का जो सेट है वो क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, अभी मानो
कि मैंने कहा कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे रैशनल नंबर मिला दिए मैंने एक जगह और उनका एक सेट बना दिया, तो वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर का सेट हो गया। और इस रियल नंबर के सेट को क्या कहेंगे हम, सुपर सेट। ठीक है, सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, मानो कि इसको मैंने सी लिखा, इसको बी लिखा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, समझे, ये क्या है, ए सेट है। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट को कैसे दिखाते हैं, इस तरह के सी से। ठीक है, समझे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसी तरीके से सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सुपर सेट को अगर दिखाना है मेरे को, तो ए क्या है, ए बी का भी सुपर सेट है और सी का भी सुपर सेट है, क्योंकि भाई जो बी में एलिमेंट्स हैं वो तो ए में भी हैं, जो सी में एलिमेंट्स हैं वो तो ए में भी हैं। तो भाई जो ए है, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी एंड ए इज ऑल्सो अ सुपर सेट ऑफ सी। तो देखो मैंने सिर्फ ये सिंबल को उल्टा कर दिया, ठीक है, और मैंने बता दिया कि भाई ये सुपर सेट है सी का, ये सुपर सेट है बी का। ठीक है, ये सिंबल जस्ट उल्टा हो गया। इस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं सबसेट और सुपर सेट को, समझे। फिर सर दो तरह के सबसेट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब भाई प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट उस तरह के सबसेट होते हैं, मान लो कि मैंने एक सबसेट लिया ए, ठीक है, सॉरी मैंने एक सेट लिया बी लिया मानो, ठीक है, बी एक मैंने सबसेट लिया जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ए सबसेट ले लिया, मैंने लिया 1 2 3 4। तो अगर इस तरीके का है कि भाई ये जो सेट है ए, ये जो सेट है ए, ये इस सेट के बराबर नहीं है लेकिन इसका सबसेट ज़रूर है, तो ऐसे सबसेट्स को कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट यानी ये जो ए है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो 1 है 2 है 3 है 4 है लेकिन 5 तो है ही नहीं, तो बराबर तो नहीं है। अगर बराबर हो गया, मानो कि ये चीज़ बराबर हो गई, b इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 और a भी मैंने यही लिख दिया 1 2 3 4 5, तो भाई ये क्या प्रॉपर सबसेट है, नहीं ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। तो ये क्या है भाई, ये है इम्प्रॉपर सबसेट। इस तरीके के सबसेट्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, ठीक है, इस तरीके के सबसेट्स को कहते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट्स। अगर जो मेन सेट है और सबसेट है दोनों बराबर हो जाएं तो वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, समझे। अभी सबसेट को कैलकुलेट करने की बात आई तो मानो कि मैंने एक सेट ले लिया, सेम ही सेट लेते हैं हम हर बार, 1 2 3 4 ही करते हैं, ठीक है, हम सेट लेते हैं 1 2 एंड 3, 3 का एक नहीं 3 नहीं लेते, ठीक है, 1 एंड 2 लेते हैं, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 3 का एक सेट लिया हमने, ठीक है। अभी इस तरीके के सेट के सबसेट्स को निकालना है। सबसेट्स क्या होते हैं भाई, सबसेट्स वो होते हैं जिसके अंदर भाई ये वाले एलिमेंट्स हों, इस तरीके के सेट। तो मैं कहता हूँ सबसेट भाई एक ये बना देता हूँ मैं, एक 1 हो सकता है सबसेट, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एक 2 हो सकता है कि भाई मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 भी तो एक सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर 1 और 2 भी तो हो सकता है, ठीक है, 1 भी ले लिया 2 भी ले लिया, ये इम्प्रॉपर सबसेट है लेकिन है तो सबसेट, है कि नहीं है। इसी तरीके से एक और सबसेट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, एक सबसेट वो हो सकता है जिसमें इसके कोई भी एलिमेंट हो ही ना, ठीक है, और उसको कहते हैं हम खाली वाला सबसेट, एम्प्टी सबसेट। यानी जिस सेट में कुछ भी नहीं है वो तो किसी के भी अंदर आ सकता है ना भाई। मानो कि मानो कि हवा तो हर एक कमरे के अंदर होगी, समझ रहे हो, यानी मैं किसी भी क्लासरूम में चला जाऊँ हवा तो होगी, तो हवा इज़ मानो कि एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है, वो हर एक सेट के अंदर हो सकता है, ठीक है, यानी जहाँ जो कुछ भी नहीं है वो सबके अंदर है, ठीक है, समझो चीज़ों को, ओके। तो ये चार सबसेट हो गए, ठीक है। इसको एम्प्टी सबसेट कहते हैं, जो मैंने खाली सा सेट बना दिया ना, बिल्कुल खाली, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सबसेट हो गया। तो भैया ये जो 2 एलिमेंट थे जिसके अंदर,
1 और 2, उसके कितने सबसेट निकाल दिए मैंने, 1 2 3 4, इसके तो 4 सबसेट हो गए, ठीक है, इसके तो 4 सबसेट हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n कैसे, n क्या है भाई, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 इज 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसके अंदर कितने सबसेट हो गए, 4, ठीक है, समझे, इतना समझ आया। अभी मानो मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई मैं एक सेट देता हूँ A, जिसमें A B और C है, इसके सबसेट निकाल के दिखाओ, ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो इसके सबसेट निकालने का, ठीक है, चलो देखते हैं हम इसके सबसेट क्या क्या है। इसका सबसेट हो सकता है पहला सबसेट क्या होगा भाई कि A ले लिया मैंने, सिर्फ A ले सकता हूँ। दूसरा क्या कर सकता हूँ भाई, मैं B ले सकता हूँ, ठीक है। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ C ले लेता हूँ, ठीक है, समझे। अब मैं ये 2 ले सकता हूँ, फिर मैं ये 2 ले सकता हूँ, फिर मैं ये 2 ले सकता हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। तो भाई मैं ये करता हूँ कि AB ले लिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने BC ले लिया भाई, फिर मैंने CA भी ले लिया, ठीक है, ABBCCA, तो ये भी आ गए। अब भाई मैं तीनों को भी तो ले सकता हूँ, ये भी तो एक सबसेट हुआ, इम्प्रॉपर सबसेट हुआ ना, तो ये भी है A B एंड C, और एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया भाई, कौन सा रह गया बताओ, एक रह गया, वो है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है, जो कि खाली है। तो खाली जो होता है वो सब में आएगा भाई, ठीक है, जो खाली वाला है वो सब में आएगा, ठीक है। अभी इसके कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके 8 सबसेट हो गए। तो जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 2⁻³ जो कि आ गया 8। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो गए भाई, नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2⁻n विच इज इक्वल टू 2⁻³ विच इज 8, ठीक है, समझे, समझ में आया, ठीक है, इतना समझ आया, ओके। तो अगर हमें भाई निकालना है, मानो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकाल के दिखाओ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसका भाई, मान लो मैं एक सेट देता हूँ तुम्हें A 1 और 2, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालो, पॉज करो और ट्राई करो। तुम्हें डेफिनेशन पता है प्रॉपर सबसेट की क्या होता है, तो इससे ट्राई करो कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा भाई, मैंने 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, मैंने 1 2 ले लिया, और मैंने 5 ले लिया, मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है, मैंने एक एम्प्टी सेट ले लिया। अभी भाई ये तो वापिस से 4 ही हो गए। तो प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या थी, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी कि भाई ये जो सेट है और जो सबसेट है वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, समझे, वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया भाई, ये तो आएगा ही नहीं, 1 2 तो होगा ही नहीं इसमें। तो कितने बचे, 1 2 3, कितने बचे, 3। तो जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो होते हैं 2⁻n-1। -1 क्यों भाई, जो कि सेम सेट है, जो कि इक्वल वाला है, उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, 2n-1, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद रखना, थोड़े तुम्हें काम आएंगे। ये क्यों आया, कैसे आया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, वो जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर करेंगे तब मैं तुम्हें प्रॉपर बता दूंगा कि ये क्यों आया, ठीक है। अभी के लिए इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे कि ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट ABC के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालो। तो भाई हमें पता है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे पता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2n-1, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है 2n-1। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2⁻3, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, 3 है,
तो 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, इसका है 7। ठीक है, इसका आंसर क्या है 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अभी सेट x जो है, सेट x पे p एलिमेंट्स हैं और सेट y पे q एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू p और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इज इक्वल टू q। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं y पे q हैं और x पे कितने हैं p हैं। फिर ये कहता है कि सबसेट ऑफ x, तो x के सबसेट कितने होते हैं, x के सबसेट होंगे 2 रेज टू द पावर एलिमेंट्स इन x। x में कितने एलिमेंट है भाई, x में तो p एलिमेंट है, तो 2 रेज टू द पावर p। ठीक है, अभी ये कहता है इज 48 मोर देन द सबसेट ऑफ y, तो y के सबसेट से कितना ज़्यादा है, y के सबसेट से ज़्यादा है भाई 48 ज़्यादा है। तो y में कितने कम है, 48 कम है। तो अगर मैं y में 48 प्लस कर दूं तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना भाई, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, समझे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं कि 2q प्लस 48 इज इक्वल टू 2p। ठीक है, समझे। और अगर मैं 2q को उधर भेजूं तो मैं लिख सकता हूं 48 इज इक्वल टू 2p माइनस 2q। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से p कॉमन ले लूँ या q कॉमन ले लूँ, कुछ एक कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें से मैं अगर मानो कि मैंने इसमें से q कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 2q हो गया। अभी इसमें से मैंने 2p में से q कॉमन लिया, 2q कॉमन लिया तो 2p माइनस q हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब कॉमन लेंगे तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है। ठीक है, फिर मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो q कॉमन नहीं ले तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 48 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 48 को सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 और 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 को अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2q 2p माइनस q माइनस 1। समझे, इतना समझ आया, इतना स्टेप क्लियर है। हमें निकालना है p इंटू q, तो हमें p और q की वैल्यू चाहिए रहेंगी। ठीक है, अभी p और q निकालना है, तो अभी मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इसका क्या करूँ भाई, मैं इसको पावर में कन्वर्ट करता हूँ। तो 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर q 2 रेज टू दी पावर p माइनस q माइनस 1। अभी अगर इस तरीके का इक्वेशन हो जाता है तो सिंपली हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो मेरे पास 2 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर q अगर लिखता हूं मैं कहता हूं कि भाई ये दोनों मैं कंपेयर करता हूं तो q को मैं लिख सकता हूं 4। ठीक है, q को मैं क्या लिख सकता हूं 4। अभी q को अगर मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 तो 1 इक्वेट हो रहा है। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी p माइनस 4 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू तो 4 है। ठीक है, तो ये p क्या हो जाएगा भाई, p हो जाएगा 6। ठीक है, p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सिंपल हमने कंपैरिजन कर लिया। तो अब p आ गया हमारे पास, q आ गया, तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 24। समझ आया, समझ आया। हमने सिंपल सबसेट निकाला, हमने नंबर ऑफ सबसेट निकाले, हमने नंबर ऑफ सबसेट को कंपेयर किया और पी क्यू की वैल्यू निकाल के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दैट सिंपल। ठीक है, इसका आंसर क्या है 24। ओके, अभी इसकी खुद से भी क्वेश्चन ट्राई करते रहना, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं। जो इक्वेशन हमने बनाई वैसे इक्वेशन सॉल्व करनी तुम्हें आनी चाहिए कि भाई कंपैरिजन से इक्वेशन सॉल्व होती है। इस तरह की इक्वेशन करोगे तभी तुम्हें आएगी। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ सबसेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट होते हैं कितनी तरह के होते हैं भाई। एम्प्टी सेट मैंने तुम्हें बताया है ना, एम्प्टी सेट बताया मैंने, फाइनाइट इनफाइनाइट तुम्हें बताया। ठीक है, इक्वल सेट होता है, इक्विवेलेंस, सिंगलटन वगैरह वगैरह, बहुत सारे सेट्स हैं। ठीक है, सबको एक करके देखते हैं क्या होता है भाई। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको नल सेट भी कहते हैं और इसी को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, इस तरीके का फाई। ठीक
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम फाई से, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं खाली कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, ये इस तरह के सेट जो हैं इनको एम्प्टी सेट कहा जाता है। एम्प्टी सेट जिनमें कोई सेट नहीं है। ओके, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ, इसका एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो लेस देन 1 है। तो भाई क्या होता है क्या कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 1? तो भाई क्या कुछ होता है क्या ऐसा है? ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है? ठीक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो बताओ, नहीं करता है ना। तो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, या इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? सिंगलटन सेट क्या होता है भाई? सिंपल है, सिंगलटन से क्या समझ आता है? सिंगल हो। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो वो सारे सिंगलटन सेट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो कोई भी सेट ले लो भाई जिसके अंदर एक एलिमेंट, जैसे ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो भाई उसमें 1 ही आएगा, तो वो क्या है? सिंगलटन सेट। ठीक है, समझे? सिंगलटन के बाद आता है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट तो भाई नाम से समझ आता है। फाइनाइट मतलब ऐसा सेट जो कि खत्म हो सकता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट यानी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे ही मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर नेचुरल नंबर दैट आर ग्रेटर देन 1, तो भाई ग्रेटर देन 1 तो बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं जी, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सेट हैं उनको कहते हैं हम इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो तुम्हें पता ही है भाई कि जो इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको तुम गिन सकते हो। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, इक्वल सेट मैंने तुम्हें बताया जब मैंने तुम्हें प्रॉपर सेट और सबसेट बता रहा था, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बता रहा था, तब मैंने इक्वालिटी की जिक्र की थी। ठीक है, तो इक्वालिटी मतलब कि कोई भी सेट इक्वल तब होता है, जैसे मैं कहूँ कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में जितने एलिमेंट है उतने ही बी में एलिमेंट है। ठीक है, और जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये ए है तो यही बी भी है। ठीक है, ए भी यही है, बी भी यही है, तो इस तरीके के जो सेट हैं वो इक्वल सेट होते हैं। ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हैं, एलिमेंट का नंबर भी सेम है, तो इस तरह के सेट इक्वल सेट है। तो भाई इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट होते हैं जहाँ पे एलिमेंट सेम हो ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इस तरीके के सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो जैसे कि मैं कहूँ कि ए बी सी एंड 1 2 3, तो क्या भाई ये इक्वल सेट है? नहीं है, ये इक्वल सेट तो नहीं है। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? हाँ जी हाँ, ये तो इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये है इक्विवेलेंट सेट। समझे? ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से करना एक बार। ठीक है, टिप बहुत ही ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन यूज़ होगी इसमें। ठीक है, वरना हम आखिरी में इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इस तरीके का सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, यूनिवर्स, मानो यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, तो वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर आ गए। ठीक है, सारे नंबर आ गए। अगर मैं ये कह रहा हूँ सारे नंबर आ गए, तो मैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देख रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग मत लगाना अपना एक्स्ट्रा, है ना। तो रियल नंबर, जब मैं कहता हूँ कि रियल नंबर मैंने लिया सेट, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट, सारे नंबर्स आ गए, तो वो है यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट। समझे? समझे? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं भाई? डिसजॉइंट सेट वो होते हैं दो तरह, मानो कि मैंने ए सेट लिया, मैंने फिर बी सेट लिया। ठीक है, ए सेट लिया, बी सेट लिया। ठीक है, 2 सेट ले लिए। अब भाई इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इस दोनों में तो कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, तो इस तरह के जो सेट होते हैं वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी अगर मैं कहूँ कि ए मैंने माना रियल नंबर, सॉरी, ए मैंने माना, क्या मानूँ मैं यहाँ पे?
ए मानता हूँ मैं कि नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या भाई इनमें कुछ कॉमन होगा क्या? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में कुछ कॉमन है? जी नहीं, बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जॉइंट नहीं है, तो क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, समझे? समझ आया? ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई क्यों है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं भाई? जैसे मैंने कहा कि रियल नंबर है और नेचुरल नंबर है। मानो ये एग्जांपल लेते हैं कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है मैंने सारे नेचुरल नंबर लिख दिए 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर लिख दिए। अब भाई इसके अलावा जितने सारे नंबर बच गए, वो इसका क्या है? कंप्लीमेंट्री जो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हों। ठीक है, कंप्लीट करना मतलब कि मैंने सारे नेचुरल नंबर ले लिए तो क्या बच गया मेरे पास 0 से पीछे के सारे नंबर, बीच के सारे रैशनल नंबर्स, ठीक है, और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बच गए मेरे पास। तो उन सब का सेट क्या है? कंप्लीमेंट्री सेट है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री सेट को दिखाते कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री सेट को दिखाते हैं ऐसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास कोई सेट ए है तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ए डैश। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए सी, ठीक है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में सी, ए सी इज कंप्लीमेंट्री सेट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक सेट है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मान लो इसको एक पल को, ठीक है, यही तुम्हारे पास है जो है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सेट है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट को किसे दिखाते हैं? यू से। ठीक है, और तुम्हारे पास एक सेट है ए 1, एक सेट है 1 और 2 का। तो भाई ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? ए का कंप्लीमेंट्री होगा 1 2 को छोड़ के, 1 2 नहीं, 1 2 को छोड़ के सारे कौन कौन से भाई? 3 4 5। तो ए का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 3 4 5। ठीक है, इससे एक और चीज़ समझ आती है कि ए और ए का कंप्लीमेंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी तो कॉमन आ ही नहीं सकता। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट भी हैं। तो कंप्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ओके, समझे? फिर आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है भाई? मैंने तुम्हें सबसेट्स बताए थे क्या होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं भाई किसी सेट के छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, किसी भी सेट के छोटे छोटे पार्ट्स इस सबसेट। अभी मैं कहूँ कि मैंने कोई सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ये कोई सेट ले लिया मैंने। ठीक है, ये कोई सेट ले लिया, इसका सबसेट मैं बनाऊंगा भाई। सबसेट तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, इसके तो बहुत सारे सबसेट बन जाएंगे। इसके कितने सबसेट बनेंगे भाई? इसके सबसेट बनेंगे 2⁵ इज इक्वल टू 32 32 सबसेट। ठीक है, अभी इसके सारे सबसेट्स का जो एक सेट बनाऊंगा, मानो मैं इसमें एलिमेंट्स कम कर देता हूँ, मैं इसमें सिर्फ लिखता हूँ 1 और 2। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? 1 हो सकता है, ठीक है, इसमें हो सकता है 2 हो सकता है, इसमें 1 और 2 हो सकता है, और एक और हो सकता है, वो क्या है? वो है फाई, यानी एम्प्टी सेट, यानी वो इस तरीके का सेट है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ना लिख के हम, क्योंकि हमें पता है उसकी नोटेशन एम्प्टी सेट की, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट। ठीक है, इन सब सेट्स का एक सेट बना दूं अगर मैं, इन सब सेट्स का एक सेट बना दूं, ठीक है, इन सब सेट्स का एक सेट बना देता हूं मैं। इन सब सेट्स का मैंने एक सेट बना दिया, तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा पावर सेट। ये क्या है? पावर सेट। पावर सेट यानी उसके पास सारे सबसेट्स हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई सबसेट चाहिए तुम यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, सिंपल। पावर सेट को कैसे डिनोट कर सकते हैं? पावर सेट को डिनोट करते हैं P से। ठीक है, और उसके अंदर होता है जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं। किसका पावर सेट निकाल रहे हैं भाई? हम ए सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं। ठीक है, ए सेट का पावर सेट क्या है? ये है PA। ठीक है, समझे? ओके, PA क्या है? ये है। अभी PA में कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है, किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? पावर सेट में होते हैं एलिमेंट्स जितने कि उसके सबसेट्स हैं। ठीक है, समझे? ओके, इतना समझ आया? पावर सेट क्या होता है समझ आया? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट हैं उनका सेट इज पावर सेट। ठीक है,
एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे ट्रू और फॉल्स के। मानो कि तुम्हारे पास ए सेट दे रखा है, ठीक है, जिसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 एज अ सेट एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी इसमें से तुम्हें पूछा है कि क्या 3 और 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 3 और 4 ए का सबसेट है। क्या है कि भाई ये तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है ना, ये तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है, तो क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? जी नहीं, ये इसका एलिमेंट है ना कि ये सबसेट है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो भाई गलत हो गया ना, समझे, ये तो गलत हो गया, ये है फॉल्स, ठीक है। पर ये एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए हम क्या कहेंगे कि 3,4 बिलोंग्स टू ए। 3,4 किससे बिलोंग करता है? ए से बिलोंग करता है, यानी वो उसका एलिमेंट है। तो ये क्या है? ये है ट्रू, ठीक है। इसी तरह से क्या 3,4 इन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए? हाँ भाई है, क्यों नहीं है, ये तो है, ये तो है ना, है कि नहीं है, कि एक एलिमेंट का हमने सेट बना दिया तो वो तो सबसेट हो गया, समझ रहे हो, दो ब्रेसेस, दो करली ब्रेसेस इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? ये इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, समझे। तो क्या 1 एक एलिमेंट है ए का? हाँ जी, ए का एलिमेंट तो है 1, ट्रू। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं। अगर मैं इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दूँ, कर्ली ब्रैकेट डाल दूँ, तो क्या ये सबसेट हो जाएगा? जी हाँ, तब हो जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें दे नहीं रखा, तो ये फॉल्स, ठीक है, समझे, समझे। ये सारे आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मैंने कहा कि ए एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। देन व्हाट बी द वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मानो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, ठीक है। पावर सेट में निकालना पड़ेगा ना हमें ए का पावर सेट कैसे निकालेंगे? तो ए का पावर सेट निकालेंगे कि भाई ए में कितने सबसेट हैं, ठीक है। सबसेट ऑफ ए कितने हैं भाई? सबसेट ऑफ ए क्या है? मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना भाई, क्या फॉर्मूला था भाई सबसेट निकालने का? सबसेट का फॉर्मूला क्या था कि सबसेट का निकालने का फॉर्मूला, सर सबसेट का फॉर्मूला निकालने का ये था भाई, सबसेट का फॉर्मूला तो ये था सबसेट निकालने का, 2n। तो n क्या है सर? n तो 0 है, ठीक है। n क्या है? n तो 0 है, तो 2 0 विच इज इक्वल टू 1। तो भाई सबसेट ए का कितना सबसेट होगा? 1। ए का सबसेट क्या होगा? कितना होगा? 1। देखो कैसे होगा भाई ए का सबसेट, देखो ए एक सबसेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसके अंदर हम सबसेट कैसे बनाएंगे? तो भाई एक तो फाई सबका सबसेट होता ही है ना, फाई तो सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ सबका, ठीक है। तो ये जो है यही एक वो सबसेट है जो कि रह गया, जो कि काउंट होना है, ठीक है। तो इतने हैं हमारे पास सबसेट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सबसेट कितने हैं उसके अंदर? वो है 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो किसी भी एम्प्टी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एक होता है, और वो कौन सा होता है सर? वो होता है सर, वो होता है 5 होता है। वो क्या होता है? वो 5 होता है, ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या है? 1। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और वो कौन सा है? वो 5 है, ठीक है, समझे? ओके, ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। इसमें पूछा है कि भाई ए सेट दे रखा है हमें, ए एक सेट दे रखा है x, y। ये करेंगे हम बाद में, एक्चुअल में ये जब हम वो पढ़ेंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब हम ये करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद, ओके। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक सेट है S जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी ये कहता है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट यानी जो कि एम्प्टी सेट है उनको नहीं इंक्लूड करना है, यानी इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज इवन। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज इवन कैसे होगा भाई? इवन निकालना है, कैसे होगा कि भाई 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है, लेकिन 3 इंटू 2 क्या होता है? 3 इंटू 2 6 होता है, तो क्या हो गया? वो इवन हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम कैसे करेंगे भाई कि हमारे पास तो 100 एलिमेंट है, हम सबको चेक थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो हम एक कंडीशन करेंगे, हम कहेंगे कि भाई मैं ऐसे एलिमेंट्स ले लेता हूँ जो कि ऑड है, ठीक है, जो कि सारे ऑड है। जैसे कि मैंने मानो 1 ले लिया, 2 ले लिया, सॉरी 2 नहीं लिया, मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, मैंने 5 ले लिया, मैंने 7 ले लिया, इस तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। अभी इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा बताओ। इन सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है ना कि ये सारे तो ऑड आएंगे। 7 5 से 35 इंटू 1 35, ठीक है। 5 3 से 15 इंटू 1 15, ठीक है। समझ रहे हो कि सारे ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आ रहा है ना। सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है, क्योंकि ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ऑड आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लूँगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं ये। तो n क्या है s में, s का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, s का सबसेट्स क्या होगा, ठीक है। s का सबसेट क्या होगा 2n, वो क्या है 2 पावर 100, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें है 100 एलिमेंट्स, ठीक है। अभी ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसमें से मैं वो माइनस कर दूंगा जो कि ऑड प्रोडक्ट देंगे मेरे को, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को ऑड आएगा, ठीक है। तो मैं उनमें से वो माइनस कर दूंगा। तो ऐसे कौन कौन से होंगे भाई, ऐसे होंगे देखो ये इस तरीके के, कितने, इस तरीके के सारे जितने नंबर्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, वो जाएंगे मेरे 99 तक, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे भाई 1 2 3 4, अगर तुम इसे काउंट करोगे ना तो ये 50 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक के बीच में 50 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो भाई इनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, इनके नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 ठीक है, 2 ओके। 2 ऐसे सबसेट्स हैं जो कि ऑड हैं, ठीक है, जो कि ऑड है। तो मुझे ये सारे हटा देने होंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए, ठीक है, जो कि इवन प्रोडक्ट दे रहे हैं मुझे वो चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए। तो नॉन एम्प्टी में से मैं 5 वाला माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से भी 5 वाला माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें से भी तो कुछ एक नॉन एम्प्टी देगा, ये भी एक नॉन एम्प्टी देगा, ओके। अभी अगर मैं टोटल में से ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैं वो कर देता हूँ 2 माइनस 1 में से मैं 2 माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 ठीक है। क्या ऑप्शन दे रखा है, ये नहीं दे रखा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 माइनस 1, तो क्या ये ऑप्शन दे रखा है, हाँ जी हाँ ये तो दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैसे किया मैंने नंबर ऑफ सबसेट निकाल दिए, मैंने 5 वाला माइनस कर दिया दोनों में से। और इवन निकालने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर टेक्निक नहीं है, तो हमने ऑड निकाल के माइनस कर दिया, सिंपल, दैट्स इट, ओके। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, इसका आंसर है ए, ओके। ये आप खुद से करना, होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके। अब आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम देखो कुछ नहीं है, वेन डायग्राम बहुत सिंपल है, ठीक है। ये तुम्हारे सेट्स की विजुअलाइजेशन के लिए बनाया गया है कि तुम सेट्स को विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर तुम देखोगे तो जो यूनिवर्सल सेट है यू इसको इसने बक्से से डिनोट किया, हम इसको बॉक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम बॉक्स से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जितने सेट हैं उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उनका नाम लिखते हैं, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ठीक है। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे, जैसे मानो ये 2 सेट के लिए, ये 3 सेट के लिए, और ये जो पॉइंट होता है, ये जो है, ये क्या है, ये उन दोनों सेट में क्या कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है। मानो कि आईआईटी का पेपर दे रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे, तो ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे हैं PCB वाले, ये बच्चे हैं PCM वाले, ठीक है। तो ये वाले बच्चे कौन से हैं, ये वाले बच्चे कौन से हैं, ये वाले बच्चे हैं PCMB वाले। ये बच्चे कौन से हैं, ये PCMB वाले बच्चे हैं, जिन्होंने बायो भी ले रखी है, जिन्होंने मैथ भी ले रखी है, ठीक है। ये बायो वाले बच्चे हैं, ये मैथ वाले बच्चे हैं। तो इधर वाले बच्चे क्या हैं, इन्होंने दोनों ले रखी है, ठीक है, ओके, समझे। तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, ओके। आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। क्या हो भाई, ऑपरेशन ऑफ सेट मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होते हैं भाई, यूनियन होता है, कुछ इंटरसेक्शन होता है, कुछ डिफरेंस होता है, और कुछ होता है, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस करके, ठीक है। एक करके देखते हैं इनको। यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन होता है कि मैंने एक सेट ले लिया ए एक सेट है हमारा।
और एक बी सेट है, ठीक है, ये एक सेट है और एक बी सेट है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं तो ये पूरा वाला हिस्सा यहाँ से लेकर ये वाला पूरा हिस्सा, ये क्या होता है, ये यूनियन होता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे बताते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन को कैसे दिखाएंगे, यू से। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल यू से, नहीं मतलब ये, इसको हम कप कहते हैं, कप, ठीक है, कप, ठीक है, इसको हम कप कहते हैं, तो हम कप से दिखाते हैं। ओके, यूनियन को कहते किससे दिखाते हैं, कप से। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि एक ए सेट है, एक बी सेट है, उसका यूनियन क्या है, उसका यूनियन ये वाला हिस्सा है, ठीक है, उसका यूनियन है ये वाला हिस्सा, ठीक है, समझे। फिर आता है इंटरसेक्शन का पार्ट। इंटरसेक्शन में क्या है कि भाई एक ए सेट है, एक बी सेट है, उनके बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी उनमें क्या कॉमन है, यानी पीसीबी वाले बच्चे और पीसीएम वाले बच्चों में क्या कॉमन है, जिन्होंने दोनों ले रखी है। तो दोनों किसने ले रखी है भाई, दोनों वाला कौन है, दोनों वाले बच्चे ये हैं, ठीक है, दोनों वाले बच्चे ये हैं। तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैप, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये समझ आया। अब जबकि हमें यूनियन पता लग गया और इंटरसेक्शन पता लग गया, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं कि ए यूनियन बी के अंदर मानो मैंने कहा कि भाई जो बायो वाले बच्चे हैं, वो हैं 42, और जो कि मैथ वाले बच्चे हैं वो कि 38 है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मानो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के मेरे पास कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास वो बच्चे निकाल के दे दो, या मेरे को वो बच्चे निकाल के दो जो कि इसमें आते हैं, जो कि बायो भी ले रखे हैं और मैथ भी ले रखे हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तुम्हें पता है कि बायो किसने लिखी, तुम्हें पता है मैथ किसने लिखी, तुम्हें ये नहीं पता कि कितने बच्चों ने दोनों ले रखी है, क्योंकि भाई इन दोनों को प्लस करो तो इससे ज़्यादा ही आएगा ना, तो काफ़ी सारे बच्चों ने दोनों ले रखी होगी, ठीक है। तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ये वाला बीच का पार्ट, बीच के पार्ट वाले कितने बच्चे, ठीक है। यानी मैंने ए को प्लस कर दिया, बी को प्लस कर दिया और माइनस कर दिया किसको, इसको, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, मेरे पास है 50, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे पास है 50। ए के पास कितने हैं, मेरे पास ए के पास है 38, ए के पास कितने हैं, ए के पास है 38, बी के पास कितने हैं, बी के पास है 42। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये मानो मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान लिया मैंने इसे। अभी अगर मैं इसको प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा मेरे पास 50, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 30। तो 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने PCMB ले रखी है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है, याद करने की फिर भी ज़रूरत है, ठीक है। एन ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। फिर आते हैं डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस क्या है भाई, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है यार, सिंपल। ए में से बी माइनस कर दिया, बी में से ए माइनस कर दिया। तो अगर ये वाला मेरा पूरा सेट है ए, ठीक है, ये मेरा पूरा सेट है ए, इसमें से मैं ये बी वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा भाई, मेरे पास बचेगा ये वाला हिस्सा ही तो बचेगा, ये वाला हिस्सा ही तो बचेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने ए पूरे ए में से मैंने ये वाला पूरा माइनस कर दिया, ये वाला पूरा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट बचेगा बस, ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं बी में से ए माइनस कर दूँ, बी में से ए माइनस कर दूँ, तो बी वाले में से अगर मैं ए माइनस करता हूँ, ये बी है, इसमें से मैंने ये वाला पूरा माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। तो डिफरेंस ऐसे दिखाते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए, ठीक है, ओके। इसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंस नहीं है उतनी, फिर भी हम कंप्लीटनेस के लिए पढ़ते हैं इसको। इसको किससे दिखाते हैं हम, इसको दिखाते हैं हम इससे, एक ट्राइंगल से, ठीक है, समझे। इसको हम ट्राइंगल से दिखा रहे हैं, ए
का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ए लेते हैं, बी लेते हैं और इनकी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, कैसे भाई, कि मैंने a माइनस बी ले लिया, a माइनस बी ले लिया। a माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है भाई। a माइनस बी कौन सा पार्ट है, a वाला, a माइनस बी वाला पार्ट ये है। ठीक है, इसका यूनियन कर देते हैं b माइनस ए वाले पार्ट के साथ, b माइनस ए वाले पार्ट के साथ। सिमेट्रिक डिफरेंस है नहीं, जो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है उस पार्ट को हटा के ये वाले पार्ट, बस इधर वाले पार्ट, ये वाले पार्ट। ठीक है, हमें कौन सा पार्ट नहीं लेना है, हमें ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इससे कौन सा हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, येलो वाला। समझे क्या कह रहा हूँ? ओके, इतना समझ आया? एक क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो, एक ए सेट है जिसमें कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन है 10। ठीक है, तो अभी क्या है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अभी इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा भाई, मैं इसको लिख दूंगा सारे एलिमेंट जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ गए। ठीक है भाई, ये आ गए मेरे पास। तो ये क्या है, ये है ए। ठीक है, ये क्या है, ये ए है। ओके, अब मैं निकालता हूँ बी हमें दे रखा है और सी भी हमें दे ही रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा भाई, कि ए और बी को यूनियन कर दिया। तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 में क्या है 2 4 6 8 9 10। तो अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर दूं, इन दोनों को यूनियन कर दूं, तो भाई क्या आ जाएगा, वापस से यही आ जाएगा ना, इन दोनों को यूनियन करने पे कि 1 आ जाएगा, 2, देखो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इसका क्या आ जाएगा, इसका तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कलर में देखता हूँ, कलर करते हैं, 1। ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 इसका आ जाएगा, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 5 7, फिर से 8, फिर 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10। समझे, ये है यूनियन, ये है यूनियन कि मैंने ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों को एक जगह करके मर्ज कर दिया। ठीक है, ये सारे। अब इसका मतलब ये नहीं, यूनियन मतलब क्या कि भाई मैं ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 बार लिख दूँ क्या, 2 बार लिख दूँ उसको? नहीं भाई, सेट में 2 बार कुछ भी नहीं लिखते। जो चीज़ 2 बार आ रही है उसको हम एक ही बार लिखते हैं मर्ज करके। ठीक है, तो मैंने इसलिए 2 को एक बार लिखा है, फिर से मैंने 4 को एक बार लिखा है, मैंने 6 को एक बार लिखा है, 8 को एक बार लिखा है, 10 को एक बार लिखा है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, समझे? इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, बी में से ए का इंटरसेक्शन क्या है भाई, ये वाले एलिमेंट सारे, क्योंकि 2 है इसमें, इसमें भी 2 है, 4 है इसमें भी 4 है, 8 है इसमें भी 8 है, 6 है, इसमें भी 6 है, 10 है, इसमें भी 10 है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है हमारा, ए यूनियन बी। ठीक है, समझे? ए यूनियन बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब भाई इसने कहा है सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को। सिमेट्रिक डिफरेंस में आप करोगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस अभी बताया कि क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस खुद से निकालो। ठीक है, दिस इज होमवर्क। ओके, आगे आते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे। कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेट्स की होती हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम ए सेट को किसी भी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करोगे, मानो कि ये एक सेट है ए, ठीक है, इसका यूनियन किया मैंने, कोई खाली सेट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ। अगर मैं उसके साथ इसको जोड़ दूँ तो क्या बनेगा भाई, अगर मैं इसको किसी खाली चीज़ के साथ जोड़ दूँ तो ये वापस से तो वही बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं 5 से यूनियन करूँ तो वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अगर मैं इसका ऐसी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके साथ इंटरसेक्शन कर दूँ, मानो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई,
सॉरी ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है एक्चुअली में। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालूं, यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसके पास सब कुछ है, तो उसके साथ अगर इंटरसेक्शन निकालो तो ये है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। बक्से से डिनोट करते हैं ना यूनिवर्सल सेट को, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मैंने इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला तो मेरे पास वापस से क्या आ जाएगा भाई, वापस से मेरे पास यही आ जाएगा ना, क्योंकि कॉमन क्या है, यही तो है, तो वापस से मेरे पास ए आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की कि भाई मैं फाई से अगर यूनियन लेता हूँ, मैं यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लेता हूँ, या मैं फाई से इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वापस से फाई आ जाएगा। क्योंकि भाई जब मैं किसी चीज़ के साथ कंबाइन करूँगा ही नहीं, मानो मेरे पास कुछ चीज़ है, उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, एक सेट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं उसके साथ अपनी सिमिलैरिटी निकालने जाऊँ तो भाई अपने अंदर क्या सिमिलैरिटी निकलेगी, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो, मानो कि एक आत्मा और एक इंसान है, भाई मैं उसको देख ही नहीं पा रहा, मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कुछ है, तो अपन दोनों की सिमिलैरिटी कैसे पता लगेगी, कुछ है ही नहीं सिमिलैरिटी। समझ रहे हो तो इस तरीके से। ओके, आगे आते हैं। कम्यूटेटिव ऑपरेशंस होते हैं। कम्यूटेशन तुम्हें पता है कि भाई कि स्विच कर दो प्लेसेस तो भी वो सेम ही रहते हैं, जैसे a प्लस बी, जैसे मैं कहता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तुम्हें पता है ये चीज़ है ना, ये चीज़ें तो तुम्हें पता है ना, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है कि भाई कम्यूटेशन फॉलो करता है एडिशन। वैसे ही ये यूनियन है, यूनियन भी कम्यूटेशन फॉलो करता है। जब मैं लिखता हूँ कि a यूनियन b, तो वो किसके बराबर हो जाता है, b यूनियन a के, वो किसके बराबर हो जाता है, b यूनियन a के। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी इसका मतलब क्या है कि मानो एक सेट A है, एक सेट B है, इन दोनों का यूनियन है, वो क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा, इन दोनों का यूनियन होगा ये वाला पार्ट A यूनियन B। वैसे ही B यूनियन नहीं करूँगा तो भी तो यही वाला पार्ट होगा ना, तो भी तो यही वाला पार्ट होगा, तो ये दोनों तो सेम ही होंगे। इसी तरह से A इंटरसेक्शन B निकालूँ तो A इंटरसेक्शन B कौन सा पार्ट होगा भाई, दो सेट ले लेता हूँ A और B, A इंटरसेक्शन B ये वाला पार्ट होगा, तो B इंटरसेक्शन A भी तो यही वाला पार्ट होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, B इंटरसेक्शन A यही वाला तो पार्ट होगा, तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही ना। समझ आता है ये समझ आता है, कम्यूटेशन फॉलो करता है। अगर तुम प्लेसेस स्विच कर दो दोनों के तो वो इक्वल ही रहते हैं, ठीक है। आगे आता है एसोसिएटिविटी, कि भाई तुम किसी चीज़ को, किसी भी यूनियन को एक साथ कर दो, ठीक है। मानो ए बी सी दे रखा है, तो ए यूनियन बी को पहले कर दो या बी यूनियन सी को पहले कर दो, तो भाई दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कहता हूँ कि ए यूनियन बी कर लूँ पहले, फिर मैं यूनियन सी करूँगा, तो मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ पहले। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, ए यूनियन बी हो जाएगा मेरा ये वाला पार्ट। समझ रहे हो, इसमें सी नहीं लिया मैंने, बाकी ए का पूरा पार्ट ले लिया, बी का पूरा पार्ट ले लिया, ठीक है। ए यूनियन बी ये हो गया, यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये हो गया पूरा, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं करना चाहूँ कि बी यूनियन सी पहले कर दूँ, बी यूनियन सी मैंने पहले कर दिया, लो भाई बी यूनियन सी पहले कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ए से यूनियन करूँगा, ए से यूनियन करता हूँ, ए से यूनियन ये हो गया, फिर भी तो वही चीज़ आई, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी वही है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन और सी का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ है भाई, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों तो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से ए बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो भी यही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी ये जो यूनियन है और इंटरसेक्शन है, ये क्या फॉलो करता है, ये एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं, समझे। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये याद रखने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिमिलरली तुम मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। 8th में 7th में मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन करते थे हम लोग, ठीक है। तो वैसे ये भी है, यूनियन भी यही है कि मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए यूनियन बी पहले कर दूंगा, ठीक है। मैंने पहले ए यूनियन बी ले लिया, फिर ब्रैकेट खोला मैंने जब, तो ए यूनियन बी लिया, फिर ए यूनियन सी ले लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन बीच में आ गया। ये सिमिलरली उसी तरीके से है जैसे मैं कहता हूँ कि ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते थे, ए इंटू बी प्लस बी प्लस बी अरे यार फिर से बोल दिया, प्लस ए इंटू सी, ठीक है।
देखो देखो सिमिलैरिटी देखो, कुछ दिखी है सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी दिखी ना, सिमिलैरिटी दिखी, सेम चीज़ है बिल्कुल। तो जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन का भी यही सीन है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यूनियन हुआ ए इंटरसेक्शन सी के साथ फिर, ठीक है, ओके, समझे। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है क्या? नहीं जी, ये नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। समझे। फिर डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि भाई ए यूनियन बी ले लिया तुमने, मानो तुमने ए यूनियन बी ले लिया, यानी ये पूरा हिस्सा ले लिया तुमने, ठीक है, ये पूरा हिस्सा ले लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। जो डैश होता है वो किसका साइन होता है? कॉम्प्लीमेंट का। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके अलावा सब कुछ, इसके अलावा सब कुछ क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई ये वाला पार्ट, तो कौन सा पार्ट भाई? ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ, तो भाई ये वाला पार्ट, यूनिवर्स का ये सारा पार्ट जो कि ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है वो सारा यहाँ पे आएगा। तो ये किसके बराबर है कि मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। इस चीज़ को देखना, मैं कलर बदल के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इस चीज़ को विजुलाइज करो, इस चीज़ को विजुलाइज करो कि मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा सर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला सारा हिस्सा। मैंने ए को छोड़ दिया सर, बाकी सब कुछ ले लिया। मैंने ए को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ ले लिया, तो वो क्या हो गया? वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये येलो वाला रीजन सर, ये येलो वाला रीजन हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? मैंने पूछा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो तुमने बताया कि सर बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो बी के अलावा मैं सब कुछ ले लेता हूँ सर। ये बी छोड़ दिया मैंने, इसके अलावा सब कुछ ले लिया, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अभी ये हौच पौच हो गई बहुत सारी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है मेरे को कि ये वाला पार्ट इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। अभी इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? बहुत सारी हौच पौच हो गई, मैं तुम्हें बताता हूँ इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। बी को छोड़ के सारा पार्ट और ए को छोड़ के सारा पार्ट, तो ये वाला पार्ट ही तो है, ये वाला पार्ट ही तो है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला पार्ट ही तो है जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? पेन पेपर उठाओ, इस चीज़ को करके देखो, विजुलाइज करो, इन चीज़ों को करो कि मार्क करो सारे एरिया, फिर देखो कि हाँ भाई ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तुम्हें समझ आएगा। इसी तरीके से ये भी वही है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है भाई? ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला हिस्सा है सर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा हो गया, ये वाला हिस्सा तो सारा हो गया, ये इसको छोड़ के बीच वाले को, है ना। अब इसको किसके बराबर का है? इसने कहा कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा हिस्सा है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा हिस्सा है, तो इन सब का यूनियन, तो ये सारा हिस्सा ही तो आएगा, ये वाला छूट जाएगा बस। कौन सा छूट जाएगा भाई? ये वाला हिस्सा छूट जाएगा, ये वाला हिस्सा छूट जाएगा, ठीक है, समझे। पेन पेपर उठा के वही बात होगी कि पेन पेपर उठा के इसको विजुलाइज करोगे, अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, ठीक है, ओके। फिर कार्डिनलिटी तो हमने कर ली थी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ ए इज़ एनी सेट देन, अगर ए कोई सेट है तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? कि मैंने ए सेट ले लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये सारा हिस्सा, तो इन सब का यूनियन क्या होगा? इन सब का यूनियन होगा भाई यूनिवर्सल सेट ही तो होगा इसका यूनियन, तो फाई तो नहीं होगा इसका सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन तो यूनिवर्सल सेट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब भाई यही हो गया, आंसर तो आ गया हमारा, आंसर तो आ गया। ये चेक करना है नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत ही है, चेक करके देखो क्यों गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? बी, ठीक है। अब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ए बी डिसजॉइंट सेट है, तो इनके यूनियन का नंबर निकालना है, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैंने तुम्हें जब प्रॉपर्टी बताई, याद है प्रॉपर्टी याद है? प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी कि एन ए यूनियन बी क्या होता है भाई? एन ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ सेट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ सेट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ सेट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी अगर मैं तुम्हें याद हो, मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है, किस में? वो डिसजॉइंट सेट में, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में क्या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है,
ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ है ही नहीं है, तो जीरो हो गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, जीरो एलिमेंट्स होंगे, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया भाई ये आ गया इसका आंसर। तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, हाँ जी ये दे रखा है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, समझे? ओके, फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास ये हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ आ जाएगी, इतने सारे क्वेश्चन है, टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर तुम घर जाके खुद एक दो क्वेश्चन लगा सकते हो और तुम्हें अच्छे से विजुअलाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ए का एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, 3 सेट दे रखा है। अब हमें बोला है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। भाई कैसे निकालेंगे, पहले मैं कहता हूँ, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ ना, मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ ना पहले। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा भाई इन दोनों का यूनियन। तो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, ठीक है, ए से इतना ले लिया। अब मैं बी से कुछ लूँगा, मैं किससे लूँगा, मैं बी से कुछ लेता हूँ। बी से क्या लूँगा, 2 4 6, तो 2 तो पहले से ही है, 4 भी पहले से ही है, तो मुझे क्या लेना है, एक्स्ट्रा 6 लेना है। ठीक है, मुझे क्या लेना है, सिर्फ 6 लेना है, क्योंकि एलिमेंट 2 बार नहीं लिखे जाते सेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब सी का इंटरसेक्शन है, तो सी के साथ क्या इंटरसेक्शन निकालना है भाई, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, 3 4 6 के अंदर क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, एक तो 6 कॉमन है सर, एक तो 6 कॉमन है सर, एक तो 4 कॉमन है और 3 भी कॉमन है सर, कॉमन तो 3 भी है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 3 4 6। तो 3 4 6 है, हाँ भाई है, 3 4 6 हो गया। ठीक है, समझ आया, समझ आया? ठीक है, अभी कोई सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है x, y, इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट निकालने का मैंने तुम्हें बताया, पॉज करो, ट्राई करो खुद से और फिर मुझे आंसर बताओ। ठीक है, अभी इसका पावर सेट क्या होगा भाई, x और y का। एक सेट हम x ले लेंगे, एक सेट y ले लेंगे। भाई कितने सबसेट ले सकता हूँ भाई मैं इसके, कितने सबसेट ले सकता हूँ, एक ये सबसेट ले सकता हूँ। ठीक है, और एक मैं 5 ले सकता हूँ। इसका पावर सेट होगा ये, क्योंकि इसका सबसेट क्या है, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा, एक x, y हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, समझे, ये इसके सबसेट हो गए। तो पावर सेट क्या हो गया, सारे सबसेट का एक सेट। तो इसका पावर सेट क्या हो गया भाई, x y, x, y और 5, तो ये वाला। ठीक है, समझे, समझे, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब मानो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, काफ़ी बच्चे देखते हैं, एनसीईआरटी का है, काफ़ी बच्चे देखते हैं और फिर इनको डर लगता है इस क्वेश्चन से। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डरने की बात नहीं है। ठीक है, अभी A1 A2 A30 तक कुछ सेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे सेट्स हैं। ठीक है, ये 30 सेट्स हैं। ठीक है, ये 30 सेट हैं, हर एक सेट के पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हर एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही B1 B2 B3 हैं जिनके पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही हर एक B सेट के पास 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि भाई जो यूनियन है ना, ए का, ए सब सारे ए का यूनियन है, वो क्या है, वो सारे बी के यूनियन के बराबर है, जो कि एस है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ए का सारा यूनियन कितना हो जाएगा, सारे यूनियन, यानी मान लो कि सारे एलिमेंट तुमने एक जगह कर दिए। ठीक है, अभी मैं एक अजम्पशन लेता हूँ कि मानो सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं है, अलग अलग एलिमेंट है सारे। तो भाई कैसे होगा, अभी सारे अलग अलग एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा कि हर एक एलिमेंट, हर एक सेट में तो 5 एलिमेंट है, तो ऐसे कितने सेट हैं, 30 सेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ आई 1 से 30 तक AI, ठीक है, इज इक्वल टू 5 × 30 इज इक्वल टू 150। तो ऐसे 150 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, किस में, इसके यूनियन में। ऐसे ही बी के यूनियन में क्या होगा भाई, बी के यूनियन में होगा, बी के कितने हैं, बी के भी हमारे पास, बी के n सेट्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, बी के n है। ठीक है, बी के कितने हैं, बी के n है, तो n × 3, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके 3n एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बी के यूनियन के अंदर कितने हो जाएंगे, 3n एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मानो
कि अज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस का हर एक एलिमेंट टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एज है, ठीक है। यानी जो ये यूनियन बनाया ना हमने, ये एस के बराबर है। अभी इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, इस यूनियन के अंदर जितने एलिमेंट हैं, वो हर एक में 10-10 बार आ रहे हैं, ठीक है। यानी हर एक एलिमेंट 10 बार काउंट हो चुका है ए का, ठीक है। और बी का हर एक एलिमेंट कितनी बार काउंट हो चुका है, 9 बार। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मानो कि इसमें 150 एलिमेंट्स मैंने काउंट किए, लेकिन हर एक एलिमेंट 10-10 बार काउंट कर दिया है, तो मैंने एग्जैक्टली कितने नंबर होंगे काउंट जो मैंने करने थे, तो वो होंगे मेरे 150 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि मैंने 10 जो एलिमेंट है वो मैंने बार बार, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने 10 बार काउंट कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 15। तो इसके यूनियन में एक्चुअली में कितने हैं हमारे पास, इसके यूनियन में एक्चुअली में हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं। और इसके यूनियन में कितने होंगे, उसी तरीके से इसके यूनियन में हमारे पास आ जाएंगे 3n/9 विच इज इक्वल टू n/3। समझे। तो इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, ये और ये, ठीक है। अभी इसने कहा है कि ये तो बराबर हैं दोनों, ये दोनों तो बराबर है। तो भाई बराबर है मतलब कि क्या समझाऊँ मैं बराबर से, कि n/13 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो है 45। यानी इसने जो पूछा है कि n क्या है, 45 है। यानी इसमें b के हमने कितने सेट्स लिए, b के हमने n सेट्स लिए और वो n क्या है, 45 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। समझे, ठीक है। n क्या है, 45 है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, पेयर ऑफ एलिमेंट होते हैं जो कि एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। कैसे भाई, कैसे डिनोट करते हैं इनको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है। और कैसे लिखते हैं कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स का पेयर बना के हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह के पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ओके। मानो मैंने कहा कि मेरे पास ये काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाऊंगा मैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर मैं बनाऊंगा भाई कि एक्स ले लिया एक, ठीक है, और एक वाई ले लिया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मैंने ए ले लिया, एक 1 ले लिया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। मैंने 1 ले लिया और ए ले लिया, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर देखना है यहाँ पे, तो इन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इनको हम वैसे अगर जब हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम इनको टपल्स कहते हैं, टपल्स इस कंप्यूटर की टर्म है थोड़ी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जब तुम पढ़ोगे तब इस टर्म यूज़ होगी, ठीक है, ओके। अभी ये ऑर्डर्ड पेयर आए कहाँ से, ये आए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। जब हम 2 सेट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तब ये ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो कि मैंने एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो जो इसका और इसका जो क्रॉस निकालूंगा मैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन करूंगा एक तरह से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और इनको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको इससे, फिर इसको इससे कर सकता हूँ, इसको इससे कर सकता हूँ, इसको इससे कर सकता हूँ, इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ, ठीक है। किस किस को अरेंज कर सकता हूँ, मैंने मानो कि ए और 3 ले लिया, ठीक है। मैंने फिर ई और 2 ले लिया, ठीक है। फिर से मैंने ई और 4 भी ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऐसे मैं बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस सेट से होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो इस सेट से होगा, यानी वो दूसरे सेट से बिलोंग करता होगा, ठीक है। इस तरीके के सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। हो सकता है कि ये दोनों सेट सेम ही हो, ठीक है, हो सकता है ये दोनों इक्वल सेट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा, 2 सेट की मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा, ठीक है, ओके। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए और बी के साथ कुछ क्रॉस किया हमने, कुछ रिलेशन बनाया और फिर ये निकाल दिया, ठीक है। समझे। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि मैंने कुछ दो मैंने सेट ले लिया, एक्चुअली में मैंने 2 सेट ले लिए, ठीक है। एक सेट लिया मैंने
1 2 3। मैंने दूसरा सेट लिया A B और C, ठीक है। अभी मैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। तो मैं कैसे निकालूंगा कि A क्रॉस B, वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, वो हो सकता है 1 को A से कर दूं, 1 को A से करेक्ट कर दिया, 1 और A का पेयर बना दिया, मैंने 2 और B का पेयर बना दिया, मैंने 2 और B का पेयर बना दिया, मैंने 3 और C का पेयर बना दिया, ठीक है, समझे। इसी तरीके से मैं 1 और B का भी पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। मैं 1 और B का पेयर भी बना सकता हूँ और मैं 1 और C का भी पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। पेयर तो मैं किसी का भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं 2 और A का पेयर बना सकता हूँ, फिर मैं 2 और C का भी पेयर बना सकता हूँ, ठीक है, समझे। फिर मैं 3 और A का पेयर बना सकता हूँ, 3 और A का पेयर, फिर मैं 3 और B का भी पेयर बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए भाई, इसके अंदर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, इसके अंदर एलिमेंट हो गए 9, ठीक है। ये कैसे आया, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी मैं ये निकालता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऑलवेज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। A और B के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, समझे। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में कितने नंबर हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जैसे कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव मतलब कि अगर मैंने कहा, पीछे वाले एग्जाम्पल पे आऊँ, कि मैं A को B से क्रॉस कर दूँ तो क्या आता है मेरा 1 2 3, इस तरफ 1 2 3 आया, 1 1 2 2 3 3, इस तरफ जो कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसमें मेरे ये वाले सेट है, ठीक है। और इस वाले सेकेंड वाले पेयर में मेरे ये वाले सेट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को स्विच कर दूं तो इस तरफ मेरा क्या आ जाएगा, इस तरफ मेरा आ जाएगा, मेरा इस तरफ आ जाएगा A आएगा A1। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, सोच के देखो। मैंने जब कहा कि ऑर्डर्ड पेयर तो ऑर्डर मैटर करता है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव होगा, तुम A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि A इज इक्वल टू B है, A और B एक्चुअली तुम में बराबर ही हैं, एक्चुअली में दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक ही सेट है, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। ऐसे ही जब A क्रॉस B यूनियन C करते हो तो ये आता है, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर सर ये क्या है, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। ये क्या है सर, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही फॉलो कर रहा है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल एनर्जी लगा के तुम कर सकते हो, ठीक है। सिंपल एनर्जी लगाओ और ये हो जाएगा, ठीक है, समझे। आगे आते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है, रिलेशन होता है कि भाई मैंने मानो एक सेट लिया x और एक सेट लिया y, उसके अंदर कुछ कनेक्शन निकाले मैंने, ठीक है। रिलेशन यही होता है सिंपल। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी एक तरह का रिलेशन ही है, ठीक है। जैसे कि मानो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है रामायण के कैरेक्टर्स, ठीक है, दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ठीक है। ऐसे ही कौशल्या, सुमित्रा, कैकई और उर्मिला वगैरह, ठीक है, ये सब है, ठीक है। अभी ये रिलेशन क्या है, आर एच इज रिलेशन है, ये हस्बैंड ऑफ, ठीक है। मतलब दशरथ जो है, दशरथ किस किस का पति है, दशरथ है कौशल्या का, सुमित्रा का और कैकई का पति है, ठीक है। तो ये एक तरह का रिलेशन निकाला मैंने, ठीक है। इसका मतलब कि क्या कहना चाहता हूं मैं कि एक कोई दो सेट हैं एक्स और वाई, उन दोनों में एक्स क्रॉस वाई का एक सबसेट निकाला मैंने, तो वो क्या है, रिलेशन है। जैसे कि ये दो सेट हैं, तो इसमें क्या है, दशरथ और कौशिकी, ठीक है, कौशल्या सॉरी, फिर दशरथ और सुमित्रा, फिर दशरथ और कैकई, ठीक है। ये किसी तरह का रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि भाई डिनोट कैसे करूँगा मैं, इसको डिनोट करूँगा मैं, जो दशरथ है वो रिलेटेड टू है कैकई
दशरथ क्या है, रिलेटेड टू है, ये आर जो है ये रिलेटेड टू के लिए, ये आर क्या है, ये रिलेटेड टू के लिए, ठीक है, रिलेटेड टू सुमित्रा, ठीक है, और दशरथ इज रिलेटेड टू कैकई, ठीक है, समझे। अगर मुझे रिलेशन लिखना होता है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक कोई रिलेशन है, मानो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, तो रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स से वाई में एक रिलेशन आर मैंने डिफाइन किया, जो कि आर क्या है, आर इज डिफाइंड एज हस्बैंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, समझे, समझ में आया। तो ये एक तरह का रिलेशन हुआ, ओके। फिर रिलेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया और रेंज हो गया। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है भाई, डोमेन वो है कि ये जो x वाला हिस्सा है ना, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में जो यहाँ पे आता है, इस वाली जगह पे आ रहा है, वो क्या है, वो है डोमेन, ठीक है, वो क्या है, डोमेन है, क्योंकि हमने वहाँ से किसी चीज़ को कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर ये जो हिस्सा है सर, ये तो डोमेन आपने बता दिया, ये तो डोमेन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है कोडोमेन, यानी जो सारे एलिमेंट y के अंदर है ना, वो सारे क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। और फिर सर ये जो है, ये 1 है, ठीक है, इसमें तो सर ये जो शारुकृति है, ये तो सर कनेक्टेड ही नहीं है किसी से, शारुकृति तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या सर ये कोडोमेन में आती है, हाँ ये तो कोडोमेन में आ रही है। लेकिन एक और चीज़ है हमारे पास, रेंज क्या होता है, जितने कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं y के, वो सारे क्या हैं, रेंज में आते हैं। तो क्या शारुकृति रेंज में आएगी, जी नहीं, शारुकृति रेंज में नहीं आएगी, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी एलिमेंट से यहाँ पे, ठीक है, समझे। तो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है भाई, कोडोमेन, डोमेन, रेंज ये होता है जो मैंने तुम्हें बताया। डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और रेंज है ये वाला हिस्सा जो कि कनेक्टेड है। रेंज क्या है, रेंज ये वाला हिस्सा है जो कि कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आया, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरवल्स। जब हम कोडोमेन, डोमेन और रेंज देखते हैं ना, तो जब हम फंक्शन में जाएंगे तो फंक्शन में ऐसे नहीं दिया होगा कि भाई तुम्हें नाम दे दिया कि भाई दशरथ है, कैकई है, ये सब है, नहीं, फंक्शन जब तुम लिखोगे तब तुम नंबर्स पे ऑपरेट करोगे, ठीक है, कि एक फंक्शन है x², इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, तो उसके लिए हमें इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम रियल नंबर पे ऑपरेट करते हैं ना, रियल नंबर पे, तब तुम्हें 1.001 भी एक नंबर होता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे भाई, वो तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर आते हैं, तो उसको तुम लिखोगे ऐसे, ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म में। इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखोगे इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, जब तुमने ये लिखा, जब तुमने ये लिखा, इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो तुमने ये आखिरी एलिमेंट लिया है ना, ये जो तुमने आखिरी एलिमेंट लिया है, ये जो तुमने आखिरी एलिमेंट लिया है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है ही नहीं इस इंटरवल में। देखो, जब मैंने कहा कि 1 से 5, तो ये जो 1 है और ये जो 5 है, ये इंक्लूडेड नहीं है। बाकी ये सारा बीच का जो है ना, ये सब इंक्लूडेड है, ये सब इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फॉर 1 एंड 5। तो 1 और 5 की जगह पे हमने क्या रखा है, ये सर्कल डाल दी छोटे छोटे, ठीक है, जिनके बीच में गैप है, छोटा सा, देखो छोटा सा गैप है वाइट कलर का, इसका मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूँ ये चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी 1 तो इंक्लूडेड है सर, 1 तो इंक्लूडेड है। तो क्या 5 इंक्लूडेड है, नहीं, 5 तो इंक्लूडेड नहीं है, 5 के पास तो स्क्वायर ब्रैकेट है ही नहीं, तो 5 हम इंक्लूडेड नहीं करते हैं, ठीक है, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह से हम इंटरवल लिखते हैं। मानो मुझे लिखना है कि मैं एक नंबर लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, जिसमें 1 और 10 दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इंक्लूडेड के लिए क्या लगाते हैं भाई, इंक्लूडेड के लिए लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा भाई, ये डेंस सर्कल एक दिखा दूंगा जिसके अंदर कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या है, 1 से लेकर 5 तक जा रहा हूँ,
ठीक है, समझे, यानी 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं। अब मानो कि मैं जाता हूँ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब भाई अब कैसे लिखूंगा इसको, मैं कहता हूँ कि सर मैं कहता हूँ इन्फिनिटी भी इंक्लूड करना है मेरे को, मुझे इन्फिनिटी के सारे एलिमेंट लेने हैं, तो कैसे लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा इसको ऐसे, मुझे 1 भी इंक्लूड करना है, ठीक है, मुझे 1 भी इंक्लूड करना है और मुझे इन्फिनिटी भी इंक्लूड करना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा, लिख सकता हूँ? जी नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटी है ना उसको तुम अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, यानी तुम जाते जाओगे इन्फिनिटी आगे बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी को तो कोई अप्रोच ही नहीं कर पाता, तो क्या तुम आखिरी एलिमेंट पकड़ पाओगे? जी नहीं। तो जब तुम आखिरी एलिमेंट पकड़ ही नहीं पा रहे तो आखिरी एलिमेंट इंक्लूड कर पाओगे? नहीं। तो इस पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला। इन्फिनिटी पे कभी भी कौन सा ब्रैकेट आता है, ये वाला, ठीक है, समझे? ओके, तो तुम्हें इंटरवल समझ आया कैसे करना है, ठीक है। इंटरवल क्या कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं वो तुम्हें समझ आया, तुम्हें डोमेन कोडोमेन रेंज समझ आया, ठीक है। रेंज क्या होता है, जो जो एलिमेंट इंक्लूडेड हैं वाई के वो सारे रेंज में आएंगे। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रिलेशन के, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आएंगे। ओके, मानो कि एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। ऐसे ही कोई बी सेट है। अब इसने कहा है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है, मुझे ए और बी का रिलेशन निकालना है। इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, ए आर मतलब रिलेटेड टू बी, सच दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली को प्राइम, यानी ए और बी रिलेटिवली को प्राइम। रिलेटिवली को प्राइम मतलब क्या होता है भाई, रिलेटिवली को प्राइम मतलब होता है कि दो नंबर, मानो कोई दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में कुछ ये एक मतलब मानो कि इनका जो HCF है वो क्या आ जाए, वो आ जाए 1, यानी इनके अंदर कोई, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। वो क्या होते हैं, रिलेटिवली को प्राइम, समझे। रिलेटिवली को प्राइम क्या है आ जाओ सॉल्व करते हैं, अगर देखें हम इसको तो 1 और 2 ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो अभी मैं इनको क्रॉस करता हूँ, 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 और 2 के बीच में क्या 1 और 2 को प्राइम है, 1 और 2 जी हाँ बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि इनका HCF क्या आता है, इनका HCF आता है 1, ठीक है। तो मैं ले सकता हूँ 1 एंड 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो क्या सर 1 और 4 भी ले सकता हूँ, जी हाँ 1 और 4 भी ले सकता हूँ, समझे। तो मैंने 1 और 4 भी ले लिया। तो क्या सर 1 और 5 भी ले सकता हूँ, हाँ सर 1 और 5 भी ले सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2 और 2 ले सकता हूँ, क्या इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 2, ठीक है। तो क्या मैं ये ले सकता हूँ, नहीं ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो एक दूसरे के फैक्टर नहीं हो, ठीक है, मतलब एक दूसरे मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है, समझे। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि 2 और 4, तो नहीं 2 और 4 के बीच में भी तो 2 कॉमन फैक्टर हैं, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 एंड 4। इसी तरीके से क्या मैं 2 और 5 ले सकता हूँ, जी हाँ 2 और 5 तो ले सकता हूँ, क्योंकि 2 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो वो रिलेटिवली को प्राइम हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं 3 और 2 ले सकता हूँ, जी हाँ 3 और 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 और 4 ले सकता हूँ, ठीक है, समझ आया तुम्हें। ऐसे ही मैं 3 और 5 ले सकता हूँ क्या, हाँ भाई 3 और 5 तो ले ही सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं 4 और 2 ले सकता हूँ, जी नहीं 4 और 2 तो नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, 4 और 5 ले सकता हूँ, 4 और 5 ले लिया मैंने। फिर मैं क्या 5 और 2 ले सकता हूँ, हाँ भाई 5 और 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं 5 और 4 ले सकता हूँ, हाँ 5 और 4 ले सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या मैं 5 और 5 ले सकता हूँ, 5 और 5 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो मैं 5 और 5 नहीं ले सकता। तो मेरा जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जो है मेरे रिलेशन में आएंगे, तो समझ रहे हो। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है डोमेन, मेरे को निकालना है रेंज, ठीक है। डोमेन क्या है, डोमेन वो होते हैं जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो डोमेन क्या है मेरा, डोमेन तो पूरा ए हो जाएगा ना भाई, डोमेन मैंने क्या कहा था, डोमेन तो पूरा ए हो जाएगा क्योंकि वो पूरा ही कनेक्टेड है। तो डोमेन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, डोमेन में क्या क्या आ जाएगा भाई, डोमेन में आ गया सर 1 2 3 4 5। तो सर डोमेन तो ये हो गया हमारा, है ना, डोमेन तो हो गया। तो क्या रेंज क्या हुई भाई, मैंने कहा था रेंज मतलब कि इसमें से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 भी तो कनेक्टेड है, तो ये तो पूरा ही रेंज हो गया भाई, ये तो सारे कनेक्टेड हो गए। तो रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई भाई,
रेंज हो गई मेरी, रेंज ऑफ रिलेशन आर इज़ 2, 4, 5, ठीक है। रेंज क्या हो गई 2, 4 और 5। ऐसे ही डोमेन क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा सेट, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, रेंज डोमेन कैसे निकालना है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेंज और डोमेन निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ सेट लिखना है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट एक्स पे आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट वाई पे आते हैं। एक्स का मतलब मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट और वाई का मतलब मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट, कौन से एक्स के लिए है कौन से वाई के लिए है, ये निकाल दो, तुम्हारा कोडोमेन और रेंज और डोमेन तीनों आ सकता है, ठीक है। समझे। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं कौन कौन से टाइप के रिलेशन है। रिलेशन कितने तरह के होते हैं भाई, एक आइडेंटिटी रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सारे देखते हैं अभी धीरे धीरे, ठीक है। पहले आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे। आइडेंटिटी रिलेशन एक इस तरह का रिलेशन है जिसमें मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वो जैसे मानो कि 1 और 1, ठीक है। तो जो x है वो खुद ही से कनेक्टेड है, जो 1 है वो खुद ही से कनेक्टेड है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, यानी मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो खुद ही से कनेक्टेड है। इस तरीके के पेयर्स को मैं कहता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन। इस तरह के पेयर्स के सेट को मैं कहूँगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो क्या सर ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो क्या सर ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन है, देख के बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। 1 तो 1 से कनेक्टेड है, 2 और 2 से कनेक्टेड है, 4 और 4 से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है जो कि 3 से कनेक्टेड है 2, इसका मतलब क्या है भाई, इसमें मैंने कहा कि ये इटसेल्फ ओनली, यानी ये खुद ही से कनेक्टेड होना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं। तो 2 तो खुद से कनेक्टेड है लेकिन 2 3 से भी कनेक्टेड है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 से कनेक्टेड होके गलती कर दी उसने, भाई इसने तो गलती कर दी, यहाँ पे इसने गलती कर दी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि जो खुद ही से कनेक्टेड हो ऐसे, ठीक है, समझे। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें x और x खुद से कनेक्टेड हो। ये भी तो सेम ही है सर, ये भी तो सेम ही है कि आपने पिछले में बताया कि भाई वो खुद ही से कनेक्टेड हो, वो खुद ही से कनेक्टेड हो। इसमें भी आप वही कह रहे हो कि एवरी एलिमेंट इन सेट x मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या अंतर है सर, क्या अंतर है, देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ x मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली का अंतर है। किसका अंतर है, ओनली का अंतर है। तो भाई इसमें क्या जो आपने ये बताया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता था क्या, देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता था, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता था सर, आपने तो बताया ही नहीं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है क्योंकि भाई 1 तो 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 4 4 से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। यानी जितने एलिमेंट इस तरफ हैं 1 2 और 4, जितने एलिमेंट डोमेन में हैं, डोमेन में क्या क्या है भाई, डोमेन में 1 है 2 है 4 है, ठीक है। डोमेन में क्या क्या है, 1 है 2 है 4 है, तो ये सारे तो कनेक्टेड है ही ना आपस में। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ये कोई दिक्कत नहीं देगा, समझे। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है, एक ओनली का अंतर है, ठीक है। आइडेंटिटी में अगर तुमने ये एलिमेंट डाल दिया तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा, अगर तुमने रिफ्लेक्सिव में डाल दिया ना ये अगर तुम्हें सेट मिला तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहता है अगर वो खुद से कनेक्टेड है, ठीक है। एक कंडीशन खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, बाकी वो किसी से भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। मान लो तुम घर पे बैठे हो, घर पे तुम मम्मी से कनेक्टेड हो, पापा से कनेक्टेड हो, ठीक है, और बाहर दोस्तों से भी हो तो वो चलेगा, लेकिन तुम मम्मी पापा से कनेक्टेड नहीं हो और तुम दोस्तों से कनेक्टेड हो, तुम घर वालों से ही कनेक्टेड नहीं हो, तुम खुद ही के लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, आइडेंटिटी ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है। समझ में आया। फिर सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि मानो एक तुम्हें 2 सेट दे दिए मैंने x और y, ठीक है, ठीक है। इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कुछ 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है। अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, 1 को 4 से कनेक्ट किया, सॉरी इसमें मैं लेता हूँ, इसमें भी मैं 1 2 3 और 4 लेता हूँ। 1 को 2 से कनेक्ट किया, 2 को 3 से कनेक्ट किया, ठीक है,
2 को 1 से भी कनेक्ट किया और यहाँ के 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको बनाता हूँ, इस सेट को बनाता हूँ। तो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 तो भैया 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। 2 किससे कनेक्टेड है, 2 तो भैया 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसी 3 किससे कनेक्टेड है, और 2 तो भैया 1 से भी कनेक्टेड है, 2 तो 1 से भी कनेक्टेड है, और 3 किससे कनेक्टेड है, 3 तो 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस तरह के रिलेशन जिसमें कि 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से भी कनेक्टेड होना चाहिए। देखो देखो कैसे कह रहा हूँ मैं कि 1 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी तरीके से 2 और 1 भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कैसा रिलेशन है, ये है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सिमेट्री बन रही है एक, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट्स को हटा दूँ और यहाँ से ऐसे देखूँ तो 1 2 2 1 ये एक सिमेट्री बन रही है, ठीक है। इसी तरीके से 2 3 से कनेक्टेड है और 3 2 से भी कनेक्टेड है, तो ये भी तो एक सिमेट्री बन रही है। तो ऐसे एलिमेंट जहाँ पे भाई सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो आपस में एक सिमेट्री बना, जैसे 1 और 2 कनेक्टेड है तो 2 और 1 भी कनेक्टेड है, यानी x और y कनेक्टेड है तो y और x भी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो रिलेशन है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, समझे, समझ में आया। अभी इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, इसका एग्जाम्पल मानो कि सुमित जो है वो अनिल का भाई है, सुमित जो है वो अनिल का भाई है, ठीक है। तो क्या अनिल सुमित का भाई है, समझ रहे हो। सुमित तो अनिल का भाई है लेकिन अनिल सुमित का भाई नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये जो है इस तरीके के जो रिलेशन है ब्रदर वाले, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये कैसे रिलेशन होते हैं, ये होते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, समझे। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कैसा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव मतलब कि भाई एक से दूसरे पे ट्रांजिशन कर रहे हो तुम, ठीक है, एक रिलेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे, और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड किसी तरह से हो जा रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा कि भाई एक रिलेशन है जिसमें x और y कनेक्टेड हैं, और मैं कहता हूँ कि इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि x और y है, ठीक है, x क्या है, y से कनेक्टेड है, फिर मैं कहता हूँ कि y जो है वो x से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो भाई ये भी होना चाहिए कि x और x आपस में भी, सॉरी y जो है वो z से कनेक्टेड हो, आई एम सॉरी, y जो हो वो z से कनेक्टेड हो, तो ऐसा होना चाहिए कि x और z कनेक्टेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। मानो सेम एग्जाम्पल कि अनिल ब्रदर ऑफ सुमित, ठीक है, अनिल सुमित का भाई है, ठीक है, अनिल किसका भाई है, अनिल सुमित का भाई है। फिर मैं कहता हूँ कि भाई सुमित जो है ये सारे ब्लड रिलेशन है, ठीक है, भाई मतलब ऐसा नहीं दोस्त है, समझ रहे हो, दोस्त नहीं, भाई भाई रिलेटेड भाई, ठीक है। तो सुमित मतलब सुमित किसका भाई है, सुमित तो है विनीत का भाई, सुमित किसका भाई है, सुमित विनीत का भाई है, ठीक है। तो क्या अनिल और विनीत भी एक दूसरे के भाई हैं, है ना, क्योंकि भाई अनिल और सुमित भाई है, सुमित और विनीत भाई है, तो अनिल और विनीत भी तो भाई होंगे। तो इस तरीके के जो रिलेशन है ना, इनको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है, कि अनिल और सुमित भाई हो गए, ठीक है, सुमित और विनीत भाई हो गए, तो अनिल और विनीत भी भाई होंगे, ठीक है, ठीक है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रांजिशन हो रहा है बस, सिंपल ओके। तो क्या कह रहा है कि भाई y इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, तभी और तभी पॉसिबल है उसका ट्रांजिटिव होना जबकि x और y क्या हो, R में हो, ठीक है, R क्या है, रिलेशन है, x और y एक रिलेशन में हो, ठीक है, और y और z भी रिलेटेड हो एक दूसरे से। इसका मतलब x और z भी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अगर x और y रिलेटेड है, y और z रिलेटेड है, तो z और x और z भी रिलेटेड होंगे, ठीक है, समझ में आया। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हों, सिमेट्रिक भी हों और एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हों। ये तीनों कंडीशन जो मेट कर जाए उसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है, समझे। मतलब अगर मैं एक रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल उठाऊं तो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव होते हैं 1,1 2,2 तो 2,2, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया सर, पर ये तो सिमेट्रिक नहीं हुआ सर, ये तो सिमेट्रिक नहीं हुआ कि नहीं हुआ, 1 तो 1 से कनेक्टेड है, तो 1 और 1 से कनेक्टेड है तो सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। फिर अगर मानो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक और एलिमेंट डाल दिया 1 और 2, ठीक है,
तो क्या ये सिमेट्रिक रहा? अब तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा, क्योंकि 1 और 2 1 2 से कनेक्टेड है, लेकिन 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे एक और एलिमेंट डालना पड़ेगा 2 और 1। तो अब ये सिमेट्रिक हो गया। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? देखो भाई, 1 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, और 1 2 से कनेक्टेड है। ऐसा हो रहा है क्या? 1 2 से कनेक्टेड है, ऐसी 2 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, और 2 1 से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से 1 2 से कनेक्टेड है, ठीक है, 2 1 से कनेक्टेड है, तो 1 और 1 भी आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से 1 2 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, तो 1 और 2 भी कनेक्टेड है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि भाई ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे कि ये एक रिलेशन हो गया 1 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है, गॉट इट, ओके डन। अब इसके आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं भाई कॉन्सेप्ट हमारा कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। अभी एक n है, n एक क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है। डिफाइन टू बाइनरी रिलेशन, दो बाइनरी रिलेशन बताता है। बाइनरी रिलेशन कुछ नहीं है भाई, वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट, जिसमें उसको बाइनरी कह रहे हैं, ठीक है। तो R1 क्या है? x, y बिलोंग टू n क्रॉस n। तो जो R1 रिलेशन है उसको हमने कैसे डिफाइन किया है? उसको ऐसे डिफाइन किया है कि 2x प्लस वाई जो है वो 10 है, यानी जो x वाला एलिमेंट है और y वाला एलिमेंट है, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इस तरीके से तो उसे 10 हमें 10 मिलता है, ठीक है। सिमिलरली R2 एक रिलेशन है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं R1 जो रिलेशन है उसको लिख दूँ, R1 रिलेशन को लिख देता हूँ। हर एक किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, मैं इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है, मेरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है, मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, मैं कैसे करूँगा? तो भाई सिंपल जो तुम्हें सेट दे रखा है, जो तुम्हें रिलेशन दिख रखा है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था, एक रॉ फॉर्म में लिख दो, ठीक है, सेट की फॉर्म में लिख दो। तो मैं इसको सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ। भाई यहाँ पे x की जगह 0 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 आ सकता है, तो मैंने 1 लिख दिया x की जगह। तो y क्या हो जाएगा भाई? y तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही मैं x की जगह 2 लिख दूँ तो y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? y तो भाई y हो जाएगा भाई 6, ठीक है। ऐसे ही मैं 3 लिख दूँ तो y क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 4 लिख दूँ तो y क्या हो जाएगा? y 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 5 लिख दूँ तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि y 0 हो जाएगा? क्योंकि y तो नेचुरल नंबर है ना भाई, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो R1 क्या हो गया हमारा? ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही R2 देखते हैं। R2 क्या है? R2 है भाई कि x क्या है? 1 है। x को 1 ले लेता हूँ, 1 तो ले सकता हूँ, तो x को 1 ले लिया तो y क्या हो जाएगा भाई? y क्या हो जाएगा? x को 1 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि y तो फिर रैशनल नंबर हो जाएगा ना। तो x को 1 नहीं ले सकता, मैं y को 1 ले लेता हूँ। y को 1 ले लिया तो x क्या हो जाएगा मेरा? x हो जाएगा 8। मैं फिर y को 2 ले लेता हूँ तो x क्या हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैं y को 3 ले लेता हूँ, समझ रहे हो? y को 3 ले लिया मैंने तो x क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं y को ले लेता हूँ 4, y को मैंने ले लिया 4 तो x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, समझे? अब करते हैं रियल क्वेश्चन कि भाई बोथ R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशन। दोनों जो R1 और R2 हैं दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या ऐसा ट्रू है? देखो 1 8 से कनेक्टेड है, ठीक है, 8 कहीं से कनेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 6 से कनेक्टेड है, 6 किससे कनेक्टेड है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। 3 किससे कनेक्टेड है? 3 4 से कनेक्टेड है और 4 2 से कनेक्टेड है। लेकिन क्या 3 और 2 आपस में कनेक्टेड है? जी नहीं, 3 और 2 आपस में तो कनेक्टेड नहीं है। 3 और 2 आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। रेंज ऑफ R2 इज़ 1 2 3 4। R2 की जो रेंज है वो 1 2 3 4 है क्या? देखो भाई R2 की रेंज क्या है? 1 2 3 4 कह रहे हैं भाई ये लोग, क्या वो सही है? देखो 1 है भाई, हाँ रेंज में तो 1 है। 2 है क्या? हाँ भाई रेंज में 2 है। 3 है? हाँ है। 4 है? हाँ है। तो भाई R2 की जो रेंज है वो 1 2 3 4 है, ट्रू। तो क्या भाई R1 की रेंज 2 4 8 है क्या? R1 की रेंज 2 4 8 है, हाँ भाई 2 है 4 है 8 है, लेकिन 6 भी तो है, 6 तो नहीं है इसमें, तो ये तो गलत है। ऐसी बोथ R1 एंड R2 सिमेट्रिक रिलेशन। तो भाई हमारे पास तो ये आ गया आंसर। अब ये चेक करो कि भाई सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये तुम्हारा काम है। ये चेक करो कि सिमेट्रिक है नहीं है और फिर आगे प्रोसीड, ठीक है। तो आंसर क्या है? R2 की रेंज क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। नाउ एक सेट है A, ठीक है,
ए इज अ रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड बाय दिस, यानी ए खुद ही इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि ए इज रिलेशन ऑन अ रिलेशन आर ऑन ए के ऊपर एक रिलेशन दिया हमने, ए क्रॉस ए, ये इस तरीके का रिलेशन, यानी ये खुद ही से कनेक्टेड है, खुद ही से रिलेटेड हो रहा है सेट, ठीक है। तो ए एक सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है भाई 2 4 6 8, और ऐसी एक और सेट दे रखा है भाई ए, वो भी यही है भाई 2 4 6 8, दोनों तो सेम ही है। अब इन दोनों को मुझे इन दोनों से रिलेशन निकालना है, कोई रिलेशन निकालना है, ठीक है। मैं कनेक्ट करता हूँ। ये कहता है कि भाई जो रिलेशन है वो हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, 2 4 4 2 4 6 6 4, ठीक है। अब इसने कहा है कि एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बता दो भाई क्या है हमें, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई 2 और 4 कनेक्टेड है आपस में, तो क्या 4 और 2 भी कनेक्टेड है? हाँ भाई है, अभी तक तो सिमेट्रिक लग रहा है। क्या 4 और 6 कनेक्टेड है? 6 और 4 कनेक्टेड है? हाँ भाई सिमेट्रिक तो है, देखो सिमेट्रिक तो है, ठीक है, सिमेट्रिक तो है, ठीक है। चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं भाई, 2 और 2 आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि भाई एक अपना खुद से ही कनेक्टेड हो, एलिमेंट खुद से ही कनेक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन में 2 तो है, लेकिन रेंज में 2 नहीं है, और 2 2 से कनेक्टेड भी नहीं है। 2 रेंज में है क्या? हाँ 2 रेंज में है, लेकिन 2 खुद से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई, 2 4 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, तो क्या 2 और 2 आपस में कनेक्टेड है? जी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या है ये? सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिमेट्रिक का उल्टा क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आया? ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, एक रिलेशन दे रखा है हमें ये, ठीक है, बड़ा सा नहीं है, छोटा सा ही रिलेशन है, ठीक है। अभी ये रिलेशन क्या है? सेट ए पे है, ये हमारा एक सेट है, ठीक है। तो क्या इसने बोला कि ये रिलेशन किस तरह का रिलेशन है भाई, वो निकाल के दे दो हमें। तो हम देखते हैं भाई, चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, रिफ्लेक्सिव चेक करो, फिर सिमेट्रिक चेक करो, फिर ट्रांजिटिव चेक करो, ठीक है। तो भी रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, 6 से कनेक्टेड है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, 3 से कनेक्टेड है, 3 से है, 3 से। तो जी हाँ रिफ्लेक्सिव तो है। तो क्या रिफ्लेक्सिव ओनली है? जी नहीं, रिफ्लेक्सिव ओनली तो हमें पता नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, लिख लेते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे भाई? देखो 6 और 12 आपस में कनेक्टेड है, तो क्या 12 और 6 कनेक्टेड है? 12 और 6 दिख रहे हैं इसमें? तो नहीं, 12 और 6 तो आपस में कनेक्टेड नहीं दिख रहे मेरे को। तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो भाई सिमेट्रिक वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस हो सकता है? जी नहीं, इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन मैट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है? अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है भाई? देखो 6 और 12 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, 12 और 12 आपस में कनेक्टेड है, तो 6 और 12 आपस में, ठीक है। अभी देखो 3 और 9 आपस में कनेक्टेड है, 9 का कहीं कनेक्शन है? छोड़ो, नहीं है। फिर 3 और 12, फिर 3 12, ठीक है। 3 और 6 आपस में कनेक्टेड है, और 6 और 12 आपस में कनेक्टेड है, तो कहीं 3 और 12 दिख रहा है तुम्हें? 3 और 12 तो है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव ओनली नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। समझे? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। और इसके बाद हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो भाई थैंक यू पढ़ने के लिए। अब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेट्स के क्वेश्चन करने की ऐसा ज़्यादा आईआईटी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आईआईटी में मैंने तुम्हें पहले ही बताया डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तुम फिर भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन की तुम्हें भाई जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको भाई मेमोराइज कर दो, ठीक है। सेट क्या होता है भाई, कार्डिनलिटी क्या होती है भाई, सबसेट क्या होता है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें ये तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। यूनियन क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तुम इसके क्वेश्चन करो, ठीक है। धीरे धीरे हम, अगर तुम पीसीबी हो, तुम्हें मैथ नहीं आती है, तो धीरे धीरे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि भाई कुछ मैंने एडवांस बता दिया, भाई तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम कहोगे सर ये तो आपने बड़ा हैवी बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम बेसिस से आएंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जितने आईआईटी के लिए ज़रूरत है हम सब कुछ कवर करेंगे। और इसके अलावा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आईआईटी के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू।